नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो आखिरकार आज संसद में वन नेशन वन इलेक्शन बिल बहुत हंगामे के बाद पेश हो गया और उसको जेपीसी के पास भेजा गया। अब ऐसे में आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि एक तो ये बिल इतने लंबे समय से चर्चा में था कि पेश किया जाना है, ऊपर से आज पेश होते ही पहले तो पेश करने में दिक्कत ये आई कि उसको सभा के पटल पर रखते वक्त उसको वोटिंग करानी पड़ी कि इस बिल को पेश किया जाए या नहीं किया जाए। फिर इसके बाद पेश किया गया और उसको फिर जेपीसी के पास भेज दिया गया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या पेचीदगी है या क्या पेच है कि जो जेपीसी के पास भेजना पड़ा, और इसमें अभी और कितना लंबा समय इंतजार करना पड़ सकता है। इन सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी, बताएं। देखिए, ज़रूरत इसलिए पड़ी जेपीसी में भेजने की इस बिल को क्योंकि इस बिल पर आम राय नहीं है। जैसा कि आपने खुद कहा कि लोकसभा में जब ये बिल आया तो विपक्ष ने काफ़ी तीखा इसका विरोध किया। उस पर मतदान भी कराना पड़ा क्योंकि ये लोकसभा का नियम है कि कोई भी बिल जब आप रखते हैं तो सदन की अनुमति लेनी पड़ती है कि ये बिल रखा जाए या न रखा जाए। तो इस पर मतदान हुआ और जो मतदान में संख्या आई वो साफ तौर पर जो 2/3 की संख्या है उससे बहुत कम है, क्योंकि संविधान संशोधन के लिए कम से कम 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, तो उससे काफ़ी नीचे है। यानी सरकार के पास इस बिल को पारित कराने के लिए नंबर नहीं है। ये आज एस्टेब्लिश हो गया, तो इस पर आपको आम राय बनानी पड़ेगी। तो आम राय इसीलिए बन सकती है कि आप इसको एक संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजें, जहाँ पर कि सरकार के लोग भी होंगे, विपक्ष के लोग भी होंगे, मिलकर बैठेंगे, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होगी, एक आम राय बनाने की कोशिश होगी। क्योंकि राजनीति में होता ये है कि शुरुआत में तो विरोध काफ़ी तीखा होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जब बातचीत होती है तो सहमति बनने की गुंजाइश होती है। अब ये बिल ऐसा है जिस पर कि विपक्ष बिल्कुल आमादा है कि वो इसका किसी भी सूरत में सपोर्ट नहीं करेगा। तो ऐसे में आम राय बनाने के लिए ज़रूरी कि इसको एक जेपीसी के पास भेजा जाए। तो इसीलिए अब इंट्रोडक्शन के बाद इसको जेपीसी में भेजा गया है। जेपीसी बनेगी, इसमें बीजेपी का अध्यक्ष होगा, बीजेपी के मेंबर उसमें ज़्यादा होंगे क्योंकि बीजेपी के नंबर ज़्यादा हैं, लेकिन अपोजिशन के लोग भी होंगे। और जेपीसी एक तरह से मिनी पार्लियामेंट होती है, उसमें सभी पार्टी के लोग होते हैं। तो वो मिल बैठेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद अपनी रिपोर्ट देंगे। अगर सहमति बनती है तो फिर उसके बाद ये बिल लाया जाएगा और फिर सहमति के साथ ही ये बिल पारित हो सकता है। जब तक कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी पार्टियां इसको सपोर्ट न करें तब तक ये बिल पारित नहीं हो सकता। अच्छा, तो सुना जैसा आपने अखिलेश जी ने बताया, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कुछ और अहम सवाल भी हमारे मन में आते हैं। चलिए, अभी जब पास होगा तब होगा, लेकिन जब वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा तो चुनाव का स्वरूप किस तरह बदल जाएगा, और ये जानकारी मुझे लगता है आप सबके लिए बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि हमारे सहयोगी सुशील जी आपको ये बहुत ही आसान भाषा में समझा देंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन आने के बाद हमारे चुनावों का स्वरूप कैसा होगा। सुशील जी, ओवर टू यू। जी, देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन जब होगा तो कोई भी जब हम काम करते हैं, कोई भी प्रक्रिया होती है तो उसके लिए एक तारीख तय होती है जहाँ से आप शुरू करते हैं, उसको हम तय तारीख या अपॉइंटेड डेट बोलते हैं। तो ये जो लोकसभा है हमारी, इसमें अपॉइंटेड डेट नहीं है। क्यों? इस लोकसभा की अवधि में इस बिल को पास होना है। अब जो सिफारिशों में कहा गया और जो इस संशोधन बिल में है वो ये कि अपॉइंटेड डेट, अगर हम मान लीजिए इस लोकसभा में बिल पारित करते हैं तो अपॉइंटेड डेट इसके बाद जो अगली लोकसभा चुनी जाएगी उसकी पहली बैठक होगी। यानी कि अभी ये 2024 की लोकसभा है, इसमें बिल अगर पास होता है तो 2029 की जो लोकसभा होगी उसकी जो फर्स्ट सिटिंग होगी वो आपकी अपॉइंटेड डेट होगी, उसकी फर्स्ट सिटिंग। उस तारीख को आप रेफरेंस पॉइंट मानेंगे और उसके बाद 2029 के बाद अगला आपका लोकसभा का चुनाव, अगर हम ये माने कि अपनी पूरा कार्यकाल लोकसभा पूरी करते हो, 2034 में होगा। तो इस संशोधन में ये होगा कि 2029 में जब लोकसभा चुनी गई तो विधानसभाएं भी चुनी जाएंगी। कुछ विधानसभाओं के चुनाव लोकसभा के साथ भी होते हैं, कुछ के 2030 में हो सकते हैं। मान लीजिए इसके 2030 में हुए, ये कोई किसी राज्य की विधानसभा है, इसका 2031 में हुआ, इसका मान लीजिए 2032 में हुआ। अब इस तरह देश में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी, लेकिन उनमें सिर्फ 3 में लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, यानी विधानसभाएं हैं। तो उन सभी के चुनाव अलग अलग तारीख पर होंगे। 2029 की पहली बैठक को जब आपने अपॉइंटेड डेट माना है तो इसके बाद का जो पूरा 5 साल हैं, चाहे 2030 में चुनाव हो, चाहे 31 में हो, चाहे 32 में हो, चाहे 33 में हो, चाहे 2029 में हो, वो सारी की सारी विधानसभाएं 2034 में भंग हो जाएंगी। 2034 में ये सब भंग हो जाएंगी और लोकसभा की कार्य जो है वो भी खत्म हो जाएगा। यानी 2034 में सबके चुनाव एक साथ होंगे। 2034 जो है
वो तारीख होगी जिसका हम बात कर रहे हैं लगातार कि आपके जो सारे चुनाव एक साथ कब होंगे, वो 2034 में होंगे, क्योंकि जो अपॉइंटेड डेट है वो 2029 में पहली होगी। यानी 2029 के लोकसभा की जो पहली बैठक है वो आपकी अपॉइंटेड डेट है, रेफरेंस पॉइंट है, वहां से आप शुरू करेंगे। अब अगला बड़ा सवाल ये होता है कि 2034 में सबके चुनाव एक साथ हो गए, और लगातार हम यही सवाल उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जवाब जानने की कि इसके बाद मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा जो है 2 साल बाद भंग हो गई, किसी की 3 साल बाद भंग हो गई, तो क्या होगा? तब मान लीजिए ये एक रेफरेंस पॉइंट है हमारा 2034, और यहाँ से हम अगले, ये 2034 है, और ये आपका 35 हो गया, ये आपका 36 है, ये आपका 37 है, ये आपका 38 है, और ये आपका 2039। 2034 में अगर कोई लोकसभा या विधानसभा चुनी जाती है तो 2039 तक चलेगी। अब मान लीजिए अगर हम किसी विधानसभा की बात करते हैं, चुनाव लोकसभा के साथ ही हुआ और ये विधानसभा 2 साल बाद यहाँ पर भंग हो जाती है, तो अब क्या होगा? तो ये इस 5 साल को कहा गया है फुल टर्म। लेकिन अगर मान लीजिए 2 साल बाद भंग होती है तो ये जो टर्म है ये है अनएक्सपायर्ड टर्म, यानी वो टर्म जो एक्सपायर नहीं हुई है। तो अब क्या होगा कि जो भी चुनाव होगा इसका, ऐसा तो है नहीं कि बगैर सरकार के कोई राज्य रह जाए, इसका चुनाव होगा, लेकिन इसका चुनाव सिर्फ 3 साल के लिए होगा। 2039 में इसको भंग होना होगा। या मान लीजिए किसी राज्य का जो है वो 2037 में होता है, यहाँ पर इसका मान लीजिए भंग हो गई, कोशिश तो होगी कि सरकार फिर से बन जाए, एक तरह से गठबंधन करके कुछ दल दोबारा बना लेते हैं, नहीं बनी, चुनाव कराने पड़े, तो चुनाव फिर 2 साल तक के लिए ही होंगे, यानी अनएक्सपायर्ड टर्म के लिए ही होंगे, 5 साल के लिए नहीं होंगे। और लोकसभा के साथ भी यही स्थिति है। मान लीजिए लोकसभा अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती, 3 ही साल चलती है, तो अब लोकसभा भी अगर 3 ही साल चलती है तो इस 2 साल के अनएक्सपायर्ड टर्म का क्या होगा? अगर कोई सरकार नहीं बनती है तो वो जो भी नया चुनाव होगा वो सिर्फ इस 2 साल के लिए होगा, यानी 2039 में सबको एक बार फिर एक लाइन पर एक साथ आना है, और फिर 2000। तो अब ये होता है कि बहुत सारी सरकारें गिनती हैं। पिछले कुछ सालों में हम देखें तो बहुत सरकारें नहीं गिरी हैं। एक ज़माना था बहुत सारी सरकारें गिरती थी, लेकिन आपने देखा राष्ट्रपति शासन लगना या इस तरह का वो ना काफ़ी कम हुआ है। तो अगर हम ये मान के चलें कि एक 5 साल के टर्म में 5-6 सरकारें गिरी, तो सरकार का ये कहना है कि 5-6 के ही चुनाव कराने पड़ेंगे ना, आपको इस दौर सबके चुनाव नहीं कराने, सबके चुनाव यहाँ एक साथ हो गए। और इस एक साथ चुनाव कराने में जो पूरी जद्दोजहद है उसके लिए संविधान में कई संशोधन करने, और सबसे बड़ी बात जब हम अखिलेश जी बात कर रहे थे, इतनी ईवीएम आएंगी कहाँ से? खर्चा कम होने की बात कही है, लेकिन ये बहुत बड़ी मशीनरी आपको लानी पड़ेगी, और ये बड़ा अनवील्डी टास्क होने वाला। अब इसको कैसे सरकार करती है, तकनीक नए सिरे से आगे बढ़ रही है। सर, लेकिन इसमें एक सवाल और उठता है कि हम सबको पता है कि कहा यह जा रहा है कि फिजूल खर्ची इससे बंद होगी। अभी आपने बोला कि ईवीएम इतनी सारी लानी पड़ेंगी, ये भी बड़े पैमाने पर एक बड़ा खर्चा है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन के अगर आम आदमी को समझाना चाहें और क्या फ़ायदे होंगे, तो सर आपसे शुरू करते हैं। देखिए, इसके फ़ायदे कई सारे हैं। पहली बात तो ये कि आपने देखा हो कि जब बार बार चुनाव होते हैं तो सरकार का काम रुकता है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है, आदर्श आचार संहिता। उस दौरान सरकार फैसले नहीं कर सकती। कोई भी फैसला अगर आपको करना है तो आपको चुनाव आयोग की अनुमति लेनी होती है, और चूंकि इस देश में हर 3 महीने 4 महीने में एक चुनाव होता है, तो ऐसे में उन राज्यों में काम रुकता है, और कई उन राज्यों से संबंधित फैसले केंद्र सरकार भी नहीं कर पाती है। उन फैसलों के लिए भी केंद्र सरकार को फिर चुनाव आयोग के पास जाना पड़ता है। अब ये चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करता है कि वो उन फैसलों की अनुमति दे या ना दे। तो एक तो होता है पॉलिसी पैरालिसिस, काम रुक जाता है। दूसरा क्या होता है कि इसमें जैसा फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर काफ़ी जोर पड़ता है। आप बार बार चुनाव कराते हैं, आप जानते हैं कि चुनाव में जो खर्चा है, जो सामने दिखता है, जिसकी अनुमति, वो तो एक तरफ है, लेकिन उसके साथ साथ इनडायरेक्ट खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। कैंडिडेट्स अपना लिमिट तो है ऊपर की कि आप इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, लेकिन उस लिमिट से कई गुना ज़्यादा पैसा वो खर्च करते हैं। तो इस तरह चुनाव का जो खर्च है वो हर साल हर चुनाव के साथ साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक अंदाज़ा तो ये कि 3 से 4 लाख करोड़ रुपया खर्चा होता है, इतनी बड़ी राशि है। और जो रामनाथ कोविंद कमेटी बनी है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर आप एक साथ चुनाव कराएंगे तो ये 50,000 करोड़ रुपये में ही हो जाएगा, और इससे जीडीपी जो देश की है वो 1 से 1.5% बढ़ जाएगी। ये इतना बड़ा आंकड़ा है। हालांकि कांग्रेस जो विरोध कर रही है इसका कहना है कि नहीं, ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव की अगर आप बात करें तो केवल 3,000 करोड़ रुपये का ही खर्च आया था, और 2019 का आंकड़ा अभी तक बताया नहीं गया कि उसमें कितना खर्च आया। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि शुरुआत में कि ये वो खर्च है जो
आधिकारिक तौर पर होता है, On record. लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो होता है, ऑफ द रिकॉर्ड तो इसमें कई मल्टीफोल्ड टाइम्स आप देख सकते हैं कि वो होता है। दूसरा ये हुआ। तीसरा इसमें ये हुआ कि अगर आप एक साथ चुनाव कराते हैं तो उससे क्या होता है कि एक मोमेंटम बनता है, डेमोक्रेसी जो उससे मजबूत होती है, स्ट्रेंथन इस तरह से होती है कि वहाँ पर बार बार जनता को अपनी चॉइस बताने की ज़रूरत नहीं होती है। जो चुन कर के आती है सरकार, उसको पता है कि उसको 5 साल के लिए काम करना है, तो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है कोई भी लोकप्रिय फैसला करने का। कि हम देखते हैं कि चुनाव आते हैं तो एकदम से खजाना खाली करने की होड़ लग जाती है, रेवड़ियाँ बांटने की होड़ लग जाती है। बीच में भी आपको पता है कि आपको यहाँ का चुनाव आना है तो आपको उस राज्य के हिसाब से अनाउंसमेंट करने होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है बच सकती हैं। तो ये कुल मोटे मोटे तौर पर वो बातें इसका कि फ़ायदे के तौर पर गिनाया जाता है। नुकसान भी इसके काफ़ी समय समय पर आचार संहिता लगती है तो आपके सारे काम बंद हो जाते हैं उतने समय के लिए। तो वो काम जब बंद होते हैं तो लगता है कि आपका जो एक सिस्टम चल रहा था वो रुक गया, फिर उसको नए सिरे से शुरू करने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो बताई गई हैं इसके पक्ष में, लेकिन इसके विपक्ष में भी बहुत तर्क हैं, जैसे कि ये फेडरलिज्म पर के खिलाफ है, संघवाद के खिलाफ है, जिसमें राज्यों की ताकत को कम करने की कोशिश की गई, कमज़ोर, और के सेंटर की तरफ ज़्यादा ताकत जो है आ जाएगी, ऐसा विपक्षी दलों का कहना है। फिर ये भी कह रहे हैं क्योंकि अब पिछले कुछ सालों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं काफ़ी उभर कर सामने आई हैं। आप चाहे ममता बनर्जी को देख लें, चाहे आप इधर अरविंद आप को देख लें, उधर समाजवादी पार्टी को देख लें, तेलुगु देशम को देख लें, तमाम DMK को देख लें, तो जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन सबको ये डर लग रहा है कि अगर ऐसा होता है तो कहीं एक बहुत बड़ी पार्टी बड़ी ताकत के साथ हमारा जो टेरिटरी है उसको इन्वेड ना करे, इस बहाने, वन नेशन वन पोल के बहाने। और ये भी उनका एक बड़ा वो है कि ये जो संविधान का फेडरल स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़छाड़ है। फिर जो संविधान संशोधन है उनमें ये भी कहा जा रहा है कि भाई जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन में जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनकी कोई भूमिका रह नहीं जाएगी अगर एक ही इलेक्टोरल लिस्ट बनती है तो, हालांकि वो भी बाद की बात है, तो फिर वो सारा कुछ केंद्र के हाथ में हो जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर ऐतराज़ भी हैं। लेकिन जब ये लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव मान लेते हैं 2034 में, आपने बताया कि एक साथ ही होंगे, अगर तो इस लोकसभा की अवधि में पास होता है तो। और एक बड़ी बात यह है कि जो बिल पहला वाला इन्होंने पेश किया है, पहला संशोधन जो इसमें है, उसमें राज्यों की सहमति लेने की ज़रूरत नहीं है। रामनाथ कोविंद ने जो दूसरा संशोधन सुझाया था उसमें राज्यों के पास जाना पड़ता, जिसमें कि आपको राज्य विधानसभाओं की, आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी के बगैर वो पास नहीं होता। तो उस वाले पक्ष को उन्होंने अभी छोड़ दिया है, अभी उन्होंने सिर्फ इसी को रखा है जिसमें कि विधानसभाएं और लोकसभाएं जो हैं उनके चुनाव साथ कराए जाए। तो इसमें यह भी कहा गया, संसद में आज सुन रहा था मैं, विपक्षी नेता कह रहे थे कि जो है ये राष्ट्रपति और चुनाव आयोग को ही ज़्यादा शक्तियाँ मिल जाएंगी ऐसा अगर लागू हो गया तो। क्या ऐसा कुछ होना की संभावना है इसमें? नहीं, देखिए, एक इसमें सवाल ये भी उठ रहा है कि ये सब तो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, ये सरकार की अपॉइंटेड एक कमेटी क्यों कर रही है? रामनाथ कोविंद की जो कमेटी है पूर्व राष्ट्रपति की, वो सरकार ने अपॉइंट की, तो उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के अधिकार क्षेत्र में आपने इन्वेजन किया है, कि ये काम इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए था, उसी का अगर मूल प्रस्ताव था वही तैयार करती कि क्या हो। तो उनका कहना है कि ये भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में दखल है। चलिए सर, चलते चलते आपसे बस एक छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है वन नेशन वन इलेक्शन लागू होना चाहिए? देखिए, प्रैक्टिकली तो लगता है कि हो नहीं पाएगा, थियोरेटिकली लगता है कि होना चाहिए, लेकिन जो इतनी मुश्किलें इसमें हैं तो ऐसा लगता है कि ये चर्चा का ही विषय बन करके रह जाएगा, ज़मीन पे इसको उतार का पाना बड़ा मुश्किल होगा। सर, आपका टेक क्या है इस पर? अब जो महिला आरक्षण बिल की तरह लगता है ये भी लंबे समय तक संसद के गलियारे की धूल फांकेगा, ऐसा लग रहा है अभी। जिस तरह की मतलब एक तरह से लोकसभा या राज्यसभा में स्थितियां हैं और इसके खिलाफ काफ़ी सारे दल हैं, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है। लेकिन कह नहीं सकते, पिछले कुछ समय में कई बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं जो नहीं माने जा रहे थे पहले कि नहीं हो पाएंगे, तो समय के गर्भ, भविष्य के गर्भ में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर बहुत ही आसान भाषा में हमारे दोनों सहयोगियों ने आपको समझा दिया है। अगर आपके कुछ सवाल हों तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हम उनका जवाब भी आप तक पहुंचा सकें। NDTV इंडिया से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।